हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एकेडमी क्लासेस। हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के नंबर देखे थे, है ना। उसके पहले हमने क्रोमोसोमल थ्योरी भी देखी थी। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किस तरह से बना हुआ है और क्या क्या उसके अंदर होता है, हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, तो हम एक एक करके देखते आ रहे हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, टिपिकल क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कितने होते हैं? दो हाफ होते हैं। कितने होते हैं? दो हाफ होते हैं। और दोनों हाफ को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टर क्रोमैटिड। और हर क्रोमैटिड किससे बना होता है? हर क्रोमैटिड बना होता है टर्म्स ऑफ टर्म्स ऑफ highly coiled डीएनए से। ठीक है, किससे बना होता है? बहुत ही ज्यादा हाईली कॉइल्ड डीएनए से, जिसको हम कह देते हैं, जिसका नाम है क्रोमोनेमा, या फिर जिसे हम क्रोमोनेमेटा कहते हैं, क्रोमोनेमेटा। ओके, मीनिंग अगर देखने जाओ तो क्रोमो मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्रोमो मतलब हो गया हमारा कलर, और नेमा का मतलब हो गया थ्रेड, है ना। तो क्या था ये हमारा क्रोमोसोम भी क्या था भाई? क्रोमोसोम क्या था? क्रोमोसोम इज अ कलर बॉडी। तो ये कलर बॉडी से किससे बनी हुई है? दो हाफ से बनी हुई है। हर हाफ को क्या कहा जाता है? क्रोमैटिड कहा जाता है। तो दो हाफ है तो क्या होगा? सिस्टर देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्रोमोसोम, ठीक है, ये एक हाफ, ये हुआ समथिंग हमारा दूसरा हाफ, ये हुआ हमारा दूसरा हाफ। दो हाफ है ना, इनको क्या कहा जाएगा? ये होंगे हमारे क्रोमैटिड। क्या होंगे हमारे? क्रोमैटिड। तो ये भी क्रोमैटिड है और ये भी क्रोमैटिड है। दोनों क्या हो गए? ये दोनों मिलकर बन गए हमारे सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बन गए? हमारे सिस्टर क्रोमैटिड। ऐसे में आप लोगों के तो क्या है हमारा? ये दे आर हैव टू हाफ और सिस्टर क्रोमैटिड। और ये एक क्रोमैटिड किससे बना हुआ है? ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड। क्रोमैटिड नंबर 1, दिस इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड ना। तो जो दोनों क्रोमैटिड है हमारा, वो क्रोमैटिड किससे बना हुआ है? एक हाईली कॉइल्ड डीएनए से बना हुआ है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्रोमोनेमा। क्रोमो मतलब कलर, और फिर तो इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर बहुत सारा हाईली कॉइल्ड डीएनए भरा होगा। आ रहा आपके दिमाग में? तो ये क्या होगा हमारा? दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोनेमा। आ रहा आपके दिमाग में? इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे क्रोमोनेमा। ओके, अब हमारे पास ये दो हाफ है, दो क्रोमैटिड है हमारे पास, है दोनों क्रोमैटिड, ईच हमारे पास दो है। तो बोथ क्रोमैटिड, बोथ सिस्टर क्रोमैटिड आर held together at a point। एक ही पॉइंट पे दोनों के दोनों क्रोमैटिड एक ही पॉइंट पे आके जुड़ जाएंगे और उसे नाम दिया जाएगा सेंट्रोमियर। तो देखिए, आप यहाँ पे देख रहे ध्यान से, तो हमारे दोनों क्रोमैटिड क्या हो गए? हमारे दोनों क्रोमैटिड आकर एक सिंगल पॉइंट पे जुड़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। ये रहा हमारा पॉइंट, ठीक है, ये रेड कलर में, दिस इज द पॉइंट। और इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। क्या कहा जाएगा? सेंट्रोमियर। मतलब क्या है? हमारा जो दोनों हाफ है, बोथ हाफ दैट इज बोथ द सिस्टर क्रोमैटिड आर जॉइंड टुगेदर और हेल्ड टुगेदर अ पॉइंट कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। अब होता क्या है? सेंट्रोमियर का जो पार्ट होता है, वहां पर क्रोमोसोम थोड़े से नैरो हो जाते हैं। ऐसा नहीं, अगर देखें थोड़ा ब्रॉड है, ये भी ब्रॉड है, यहाँ पर क्या हो, वो नैरो हो चुका है। ठीक है, तो जो नैरो पार्ट है इससे क्या कहते हैं? दिस इज द कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन है ना, क्योंकि थोड़ा नैरो हो गया ना। लेकिन क्या है, ये पहला कंस्ट्रिक्शन होता है जहां पर हमारे दोनों क्रोमैटिड जुड़ चुके होते हैं, एंड देयरफॉर सेंट्रोमियर इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? इसका दूसरा नाम होगा हमारा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। आया आपके समझ में? तो क्या कहा मैंने कि हमारा क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम में दो हाफ होंगे, दो क्रोमैटिड होंगे, दोनों क्रोमैटिड एक पॉइंट पे जुड़े होंगे
और उस फॉर्म में क्या कहा जाएगा, सेंट्रोमियर, या तो दूसरा नाम क्या होगा, दूसरा नाम क्या है उसका, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, अब इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के बाजू में जो इसके ऊपर एक पतली सी लेयर होगी, इस तरह मुझे लेयर दिखाई दे रहा है नीले कलर में, एक पतली सी लेयर होगी और पतली सी कवरिंग होगी। इस कवरिंग का नाम दिया जाएगा काइनेटोकोर। काइनेटो आ रहा है मन में, ये क्या बोला गया मैंने, इसके बाहर एक पतली सी कवरिंग है और उस कवरिंग का नाम क्या होगा, इससे काइनेटोकोर। ओके, काइनेटोकोर क्या है, काइनेटोकोर वो पार्ट है, एक्चुअली हमारा जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर वो पार्ट है जहां पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। कब अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर, जब हमारा सेल डिवीजन हो रहा होता है, तो जब स्पिंडल फाइबर बनते हैं तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पर आगे चिपकते हैं, किसको चिपकते हैं, सेंट्रोमियर पे। बट सेंट्रोमियर पे एग्जैक्टली कहाँ चिपकते हैं, सेंट्रोमियर के बाहर एक पतली सी कवरिंग होती है, उस कवरिंग का नाम होता है काइनेटोकोर। उस कवरिंग के ऊपर हमारा स्पिंडल फाइबर आगे क्या होता है, चिपकता है, अटैच कर लेता है। आया आपके समझ में। तो क्या होगा, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाजू में पतली सी, ऊपर से पतली सी कवरिंग होगी, उस कवरिंग का क्या नाम होगा, काइनेटोकोर। अब जो हमारा सेकेंड हाफ दिख रहा है आपको जस्ट यहाँ पर, ठीक है, ये दो तो हमारे क्या हो गए थे, दो हाफ हमने देख लिया। अभी जो पार्ट होगा हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाजू में किसी किसी क्रोमोसोम में, सर्टेन क्रोमोसोम, ठीक है, सभी में नहीं, किसी किसी क्रोमोसोम्स में एक और नैरो पार्ट होगा और उस नैरो पार्ट के ही बस बाजू में हमारा एक छोटा सा राउंडेड बॉडी होगा। ठीक है ना, इस राउंडेड बॉडी को कहा जाएगा या तो फिर सैटेलाइट स्टैट बॉडी, स्टैट बॉडी, जिसको हम स्टैट बॉडी प्रेजेंट होने की वजह से हम ऐसे क्रोमोसोम्स को स्टैट क्रोमोसोम्स या फिर सैटेलाइट क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। स्टैट जो होता है, जो सैटेलाइट जो बॉडी है हमारी, ये सभी क्रोमोसोम्स में नहीं होते, कुछ ही क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। ठीक है, जिन क्रोमोसोम्स के अंदर भी हमारा स्टैट मिलेगा उसे हम कहते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम, ये स्टैट क्रोमोसोम्स है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जस्ट beside the primary constriction, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाद, ठीक है ना, एक और नैरो रीजन है, ठीक है ना, तो ये नैरो रीजन, दिस वाज द नैरो रीजन। इस नैरो रीजन को कहा जाएगा हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, हमारे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाद ही छोटा सा एक और नैरो रीजन होगा, उस नैरो रीजन को कहा जाएगा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सॉरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और उसके ही पास से एक हमारा राउंडेड बॉडी जुड़ा होगा, ये अटैच राउंडेड बॉडी, जिसे कहा जाएगा सैक बॉडी। अब जो हमारा सैक बॉडी है और जो हमारा ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का एक और नाम है, इसे कहते हैं हम NOR। ठीक है, NOR, व्हाट इज NOR। अब जो हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ऐसा माना जाता है कि हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ये न्यूक्लियोलस बनाने में मदद करता है। ठीक है ना, तो ये हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, हमारे पास सैक बॉडी है, तो ये जो पार्ट होगा इट हेल्प क्या करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल तो डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियोलस। ठीक है ना, न्यूक्लियोलस की बात कर रहा हूं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, आपको सभी को पता होगा। तो ये क्या हो रहा है, यहां से ही हमारा क्या बनता है, न्यूक्लियोलस बनता है। तो ऐसे एरिया को हम कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। ठीक है, बात कर देते हैं। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का नाम क्या होगा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, है ना। क्यों कहा जाता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, क्योंकि हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ही वो हिस्सा है जहां पे न्यूक्लियोलस बनना शुरुआत होती है, न्यूक्लियोलस बनता है। तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। और हमारा जो सैक बॉडी है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से ही निकलकर जो हमारा उसके पास राउंडेड बॉडी होगी उसे कहा जाएगा, या तो उसे हम बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। अब होता क्या है कि जो हमारा ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, ये किसी किसी क्रोमोसोम्स में एक होता है,
तो किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है। तो नंबर जो है इसका 1 2 2 से लेकर 4 तक इतने हो सकते हैं। हमने तो फिलहाल यहाँ पर इस डायग्राम में 2 ही बनाए हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपकी बुक के अंदर हमने यहाँ पर 1 बनाया, हो सकता है कि आपकी बुक में 2 दिया हो, एक ऊपर की तरफ दिया हुआ है, नीचे की तरफ। अब क्वेश्चन की बात ये होती है कि अगर 2 सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है तो भाई हमारा स्टैक बॉडी कहाँ होगा, है ना। एक्चुअल में जो हमारा स्टैक बॉडी होता है वो टेलोमियर एंड नियरेस्ट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के पास होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, इसके बाद जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगा और उस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से टेलोमियर, व्हाट इज टेलोमियर, द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, दिस इज टेलोमियर, ठीक है। ये क्या है हमारा, दिस इज टेलोमियर, एंड ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है ना। वो भी टेलोमियर हुआ कि यहां से भी हमारा ये पार्ट है, एंड पार्ट है ना, जो एंड पार्ट होता है टेलोमियर, ठीक है ना। तो टेलोमियर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाद में क्या आ गया हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आ गया। तो जो हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और टेलोमियर में जो तब नियरेस्ट होगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड टेलोमियर, है ना, उसके बीच में अगर कोई बॉडी होगी तो वहां पर आगे जो बनेगी हमारी बॉडी वो होगी हमारी बॉडी। समझा रहा आपको। तो जनरली क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, जनरली सैटेलाइट तो हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1 के पास ही होता है। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन टेलोमियर के करीब में है तो वहां पर ही, ज्यादातर वहां पर ही क्या होता है, हमारा सैटेलाइट डेवलप होता है। एंड इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा, हमारा सैट बॉडी कहा जाएगा। आया दिमाग में। आपको मैंने पहले ही कहा कि सभी क्रोमोसोम्स के अंदर सैटेलाइट नहीं होता, कुछ ही क्रोमोसोम्स हैं जिनके अंदर सैटेलाइट होते हैं, और ऐसे क्रोमोसोम्स को हम सैट क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये तो हुआ हमारा अंदर का स्ट्रक्चर। अब होता क्या है, ये जो हमारा बाहर से जो आपको क्रोमोसोम्स का दिख रहा है, आउटर कवरिंग, दिस आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। क्या ये आउटर कवरिंग है, एंड दिस आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, और इसे हम कहते हैं पेरिकल। क्या कहते हैं हम लोग, पेरिकल। क्या है ये कवरिंग है, आउटर कवरिंग है। समझ में आ रहा है आपको। ये किससे बना होता है, पेरिकल इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन से पतला सा लेयर जो क्रोमोसोम्स के ऊपर होगा, एडिमस में जो क्या करता है उसे हल्का प्लास्टिक बना देता है। तो पेरिकल जो किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। समझ में आ गया। अब अगर आप लोग इसे अच्छी तरह से जूम करके देखते हो और बड़ा किया जाए तो ये जो हमने जो क्रोमोनेमा है हमारा, ये क्रोमोनेमा आपको इस तरह से नजर आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ाई है कि हमारा जो क्रोमोसोम, हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है हमारा, वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या होता है, राउंड होता है ना। तो ये क्या दिखता है, दिस लुक्स समथिंग अबाउट बीड्स, एक बीड्स की तरह दिखता है, ठीक है ना, एक बीड्स की तरह। तो जो बीड्स होगा, इस बीड्स को हम कहेंगे क्रोमोमियर। तो मैं क्या बता रहा हूँ, अगर ये देखा जाए कि हमारा क्रोमोसोम से क्या है भाई, इस पैरेलली कॉइल अराउंड दी हिस्टोन प्रोटीन, तो इसमें भी क्या नजर आएंगे, हमें छोटे छोटे बीड्स नजर आएंगे। समझ आ रहा है आपको, बीड्स इस तरह से बीड्स नजर आएंगे। आया एक हमारा स्वेलिंग पार्ट, ठीक है, सेम यहां पर भी होगा। तो जो बीड्स होंगे, इस बीड्स को कहा जाएगा क्रोमोमियर। समझ आ रहा है आपको। तो क्या है हमारा इसका स्ट्रक्चर, एक बार जरा फिर से ध्यान से देख लेते हैं। हर क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमैटिड होते हैं। हर क्रोमैटिड किससे बना होता है, एक हाईली कॉइल्ड पतला स्लेंडर डीएनए से बना होता है जिसका नाम है क्रोमोनेमा, ठीक है। क्रोमो का मतलब कलर और नेमा मतलब थ्रेड, तो एक पतली सी थ्रेड से बनी हुई है जिसको क्या कहा गया है, क्रोमोनेमा। हर क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड हमारे पास ना, दोनों क्रोमैटिड क्या होंगे, एक अकेले पॉइंट पे आके चिपक जाएंगे, उस पॉइंट का नाम क्या होगा, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर वो पार्ट है जहां पर स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच होते हैं। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of position of centromere, there are 4 type of chromosomes. पहला क्रोमोसोम है हमारा मेटासेंट्रिक,
दिस इज मेटासेंट्रिक। ठीक है, मेटासेंट्रिक में क्या होगा, जो हमारा सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर एकदम मिडल में होगा, लाइज इन मिडल, बीच में, क्रोमोसोम्स के बीच में होगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, ठीक है, बैठ रहा है दिमाग में, तो क्रोमोसोम्स के बीच में होगा हमारा सेंट्रोमियर। और जो हमारा सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स के बीच में होगा तो हम ऐसे क्रोमोसोम्स को मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स क्या करता है, क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड्स होते हैं उनको दो इक्वल हिस्से बनाता है, टू इक्वल क्रोमैटिड बना देता है। क्या बनाता है, टू इक्वल क्रोमैटिड आर्म्स बोल सकते हैं, टू इक्वल आर्म्स बना देगा। ठीक है ना, अपर आर्म्स और लोअर आर्म्स। आर्म से आपको बता देता हूं मैं कि जो हमारा अपर आर्म होता है दिस इज कॉल्ड एज अपर, ठीक है, अपर आर्म। अपर आर्म्स को हम पी आर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पी आर्म। या तो फिर इसका एक और नाम होगा शॉर्ट आर्म। आज बात में आपकी शॉर्ट आर्म, पी आर्म और शॉर्ट आर्म। और जो हमारा नीचे का होता है, नीचे का लोअर आर्म, तो लोअर आर्म्स को हम एक्चुअल में, लोअर आर्म्स को हम क्यू आर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं फिर, क्यू आर्म्स। तो आपको नीट में आ सकता है कि भाई पी आर्म कौन सा है और क्यू आर्म कौन सा। तो पी आर्म जो होता है हमारा अपर आर्म होता है और क्यू हमारा जो होता है लोअर आर्म होता है। हमारे शॉर्ट क्यू कहां, क्योंकि जब ये तो हमारा मेटासेंट्रिक है, यहाँ पर जो हमारे जो आर्म्स है वो इक्वल होंगे, लेकिन जो हमारे दूसरे टाइप्स होते हैं उनमें आर्म छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स किस तरह होगी, जब सेंट्रोमियर में एकदम से क्रोमोसोम्स के बीच में होगा तो ये क्या करेगा, क्रोमोसोम्स के दो इक्वल हिस्से बना देगा। एंड इसके जिसे कहा गया है मेटासेंट्रिक। मेटा मींस मिडल इन द सेंट्रोमियर इन द मिडल। आज में जब ये एनाफेज में होगा तो क्या होगा, लिफाफा इसे पुल कर रहा होता है एंड पुल करने के टाइम पर इट समवॉट लुक लाइक इस तरह से, इट समवॉट लुक लाइक वी शेप स्ट्रक्चर। कौन सा शेप, वी शेप। ये आपको वी शेप नजर आएगा। जब इसे पुल कर रहा होगा तो क्या होगा, ये वी शेप नजर आता है। कुछ बुक्स ऐसे भी हैं जहां पर आपको ये के शेप में बोला जाएगा, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इज वी शेप, या तो कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको के शेप में मिल सकता है। दूसरा टाइप जो होता है हमारा, वो होता है हमारा सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, तो सब मेटासेंट्रिक बोल रहा हूं, नाम से मालूम पड़ रहा है क्या होगा, सेंट्रोमियर जो होगा, सेंट्रोमियर इज जस्ट अवे फ्रॉम द मिडल, है ना। मिडल से थोड़ी सी दूरी पे होगा, बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है, बस एग्जैक्ट मिडल में नहीं होगा, ये आगे पीछे होगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं इस तरह से, ठीक है, यहां पर है। तो इसमें क्या होगा कि एक आर्म जो होगा, टू अनइक्वल आर्म्स मिलेंगे यहाँ पर हमें, टू अनइक्वल आर्म्स। ठीक है ना, यहाँ पर एक आर्म जो होगा वो बड़ा होगा, लॉन्गर आर्म्स, और एक होगा हमारा शॉर्टर आर्म। मैंने कहा ऊपर आर्म्स को हम पी आर्म्स कहते हैं, नीचे वाले आर्म्स को क्या कहते हैं हम लोग, क्यू आर्म्स कहते हैं ना, याद है ना आपको। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्यू आर्म आपको लॉन्ग दिख रहा है, पी आर्म आपको शॉर्ट दिख रहा है, इसलिए कभी कभी इसे शॉर्ट आर्म भी कहा जाता है, इसे लॉन्ग आर्म भी कहा जाता है। तो सब मेटासेंट्रिक में क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर जो होगा वो हमारा मिडल से थोड़ी सी दूरी पर होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, जिससे क्या होगा कि दो अनइक्वल आर्म मिल जाएंगे, एक आर्म छोटा होगा, दूसरा आर्म बड़ा होगा। ठीक है ना, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कह देते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और जब एनाफेज में इस क्रोमोसोम्स को पोल्स के टुवार्ड पे पुल किया जाता है तो these chromosomes are appear like L shape। अगर देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा आपको, ये समवॉट किस तरह दिखता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एल शेप। क्या होता है, ये एल शेप क्रोमोसोम होता है हमारा। बैठ गया आपके दिमाग में, ठीक है। ये दो टाइप हो गए। जो तीसरा देख लेते हैं, तीसरा है हमारा एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, एक्रो, एक्रो मतलब होता है अप या फिर थोड़ा सा नियर बाय। तो इसमें क्या होगा, जो सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर नियर द टिप होगा, नियर द टिप, लाइज नियर द टिप। मैं नियर की बात कर रहा हूं, एकदम टिप की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे क्या होगा,
इस तरह से। समझ में आ रहा है आपको? भी क्या होगा, एक आर्म बहुत ज्यादा बड़ा होगा, यहाँ पर 2 अनइक्वल आर्म मिलेंगे हमको, अनइक्वल आर्म्स, पी आर्म्स, या भी शॉर्ट आर्म कर सकते हैं, शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म। एक आर्म जो होगा बहुत ज्यादा बड़ा होगा और एक आर्म जो होगा वो छोटा होगा। तो ये क्या है हमारा, जैसे सेंट्रोमियर ना, सेंट्रोमियर कहां पर है, देखिए ये मिडल पे था, ये थोड़ा सा मिडल के शिफ्ट हो गया था और ये टिप के पास है, दिस इज अवर टिप है, टिप के पास है हमारा ये सेंट्रोमियर। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। और एनाफेज में इसका स्ट्रक्चर समवॉट इस तरह से नजर आएगा, आप देखेंगे तो, ठीक है, इस तरह से। तो इट लुक्स समवॉट लाइक दिस, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इट्स अबाउट, इट लुक लाइक जे शेप, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, ये जे शेप की तरह दिखाई देता है। आया आपके दिमाग में? चलो चौथा और आखिरी टाइप हमारा उसे देख लेते हैं। जो हमारा फोर्थ टाइप है दैट इज किलोसेंट्रिक। किलोसेंट्रिक, तो किलोसेंट्रिक मतलब क्या है भाई, किलो एंड में होगा एकदम। यहां पर क्या होगा, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर लाइज एट द टिप, क्रोमोसोम्स के टिप पे, टिप ऑफ द क्रोमोसोम्स, टिप ऑफ द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के टिप पे होगा एकदम, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, लाइक इस तरह से। हाँ, अब यहाँ कितने आर्म्स बनेंगे यार, अगर सेंट्रोमियर ही टिप पे हो तो यहाँ कितने आर्म बन सकते हैं, यहाँ पे एक ही आर्म बन रहा है, कितना बनेंगे, ओनली 1 आर्म बनता है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, 1 आर्म चिपक कर होता है। एंड इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, इट लुक लाइक समवॉट आई शेप, दिस इज अवर आई शेप, एंड इसकी वजह से हम आई शेप क्रोमोसोम कहते हैं। आज समझ आपके, तो क्या काम है आपको, ये एनाफेज में आई शेप दिखेगा, मेटाफेज हमारा वी शेप दिख रहा था, सब मेटासेंट्रिक हमारा एल शेप दिखता है, एक्रोसेंट्रिक हमारा जे शेप दिखता है और किलोसेंट्रिक हमारा आई शेप दिखता है, ठीक है। समझा? तो ये थे हमारे 4 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है ना। पिछले देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल का, किसी मतलब मोस्टली ह्यूमंस पे और मैमल्स पे जनरली डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। द क्रोमोसोम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स, क्या बोला मैंने, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स which are responsible for, which are responsible for determination of sex called as sex chromosome, ठीक है, क्या कहते हैं हम, सेक्स क्रोमोसोम। तो आपको पता होगा भाई कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, हमारे अंदर तो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स हैं। तो जनरली सेक्स क्रोमोसोम का एक और भी नाम प्रदान कर सकते हैं, इसको हम एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के कहा जाता है, आपके दिमाग में, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम क्या है, ऑटोसोम्स। हमें याद होगा कि देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, जिसमें से 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, 1 पेयर होता है हमारा एलोसोम्स। एलोसोम्स का दूसरा नाम क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम। कौन से होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एक्स और वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो होता है एक्स क्रोमोसोम समवट वो अपीयर ही करता है एक्स के शेप में, तो उसे हम एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। समवट इस तरह से अपीयर होगा, ऐसे, ठीक है। तो हमारा जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो एक्स होगा, दूसरा क्या होगा हमारा वाई क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो होता क्या है कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है इट इज मच लॉन्गर देन एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम इज लार्जर देन, लार्जर या फिर लॉन्गर देन वाई क्रोमोसोम। भाई वाई क्रोमोसोम छोटा होता है और एक्स क्रोमोसोम वाई के मुकाबले काफी बड़ा होता है, स्ट्रेट होता है, रॉड लाइक होता है, काफी बड़ा होता है।
और वाई क्रोमोसोम उसके सामने एकदम छोटा सा होता है। ठीक है, हमने डायग्राम भी बनाया है कि एक्स क्रोमोसोम बहुत बड़ा है, वाई क्रोमोसोम छोटा सा है। ठीक है, अगर आप इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, अब होता क्या है कि जो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम्स के पास लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन होता है, यूक्रोमैटिन, और स्मॉल अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, अब ये यूक्रोमैटिन क्या है और हेटेरोक्रोमैटिन क्या है? आसान भाषा में ये कहूं तो यूक्रोमैटिन वो जगह जहां पर डीएनए जो होगा वो लाइटली पैक होगा, बहुत ज्यादा टाइट नहीं होगा, एकदम लूजली, हम लूजली कह सकते हैं, लूजली पैक्ड डीएनए होंगे यहाँ पर, है, और डीएनए भी ज्यादा होंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए, इसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए भी होगा। आगे समझ में, हेटेरोक्रोमैटिन क्या होगा? जहां पर बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है, पैक्ड डीएनए, एंड अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा? अमाउंट ऑफ डीएनए भी क्या होंगे? कम होंगे, स्मॉल होंगे। आगे में तो डीएनए भी कम होता है और जो भी होता है वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है, एकदम मजबूत फिक्स पैक्ड होता है। और यूक्रोमैटिन में क्या होता है? थोड़ा सा लूज होता है और अमाउंट ऑफ डीएनए भी ज्यादा होता है। तो जनरली होता क्या है कि यूक्रोमैटिन का जो डीएनए होता है इट इज फंक्शनल, मोर फंक्शनल, जो फंक्शन करता है, और हेटेरोक्रोमैटिन का जो डीएनए होता है इट इज लेस फंक्शनल और नॉन फंक्शनल कह सकते हो इसे। क्योंकि होता क्या है, अगर आप किसी और बुक में अगर हायर स्टडीज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हेटेरोक्रोमैटिन को जनरली नॉन ट्रांसक्राइबिंग डीएनए भी कहा जाता है और यूक्रोमैटिन को ट्रांसक्राइबिंग डीएनए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भाई फंक्शन नहीं करता, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता इसका, और इसका हो जाता है यूक्रोमैटिन का। हाइड्रोमैट में तो ये फंक्शनल डीएनए यहाँ भी होगा, कहाँ पर होगा? यूक्रोमैटिन में होता है। और जो डीएनए ज्यादा पैक हो गया है, जो फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा, उसे हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। आया? तो एक्स क्रोमोसोम्स में यूक्रोमैटिन का अमाउंट ज्यादा होता है, हेटेरोक्रोमैटिन का अमाउंट कम होता है। लेकिन वाई क्रोमोसोम्स में इसका उल्टा होता है। ठीक है, वाई क्रोमोसोम में क्या होता है? वाई क्रोमोसोम्स में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन होगा। क्या होगा? हेटेरोक्रोमैटिन। हाँ, यहाँ लार्ज और स्मॉल की बात करो भाई, मैं कंपेयर टू एक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहा हूँ। पहली बात तो वाई क्रोमोसोम पहले से ऑलरेडी छोटा है ना, और छोटा होने की बात भी क्या है, इसके पास फंक्शनल डीएनए जो यूक्रोमैटिन है वो कम है यार, इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, और हेटेरोक्रोमैटिन ज्यादा है, जितना यूक्रोमैटिन है उससे ज्यादा है क्या? हेटेरोक्रोमैटिन। लेकिन एक्स में क्या है, जितना यूक्रोमैटिन है उसके मुकाबले हेटेरोक्रोमैटिन कम है। ऐसा नहीं, तो वाई में यूक्रोमैटिन कम होगा और हेटेरोक्रोमैटिन ज्यादा होता है, पर एक्स में यूक्रोमैटिन ज्यादा होता है और हेटेरोक्रोमैटिन कम होता है। ठीक है, तो यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब होगा क्या, अगर एक्स क्रोमोसोम्स के पास भाई यूक्रोमैटिन ज्यादा है तो ज्यादा काम कौन करेगा? ऑब्वियसली एक्स करेगा। तो एक्स क्रोमोसोम जो होते हैं जेनेटिकली मोर एक्टिव, दे आर जेनेटिकली मोर एक्टिव होते हैं हमारे। और वाई के पास क्या है भाई? वाई के पास तो ये यूक्रोमैटिन कम है, फंक्शनल डीएनए थोड़े से कम है, तो जेनेटिकली लेस एक्टिव। ठीक है, जेनेटिकली लेस एक्टिव, एकदम से एक्टिव नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेस एक्टिव मतलब इतना ज्यादा फंक्शन नहीं बट है, समझ में आ रहा है? जेनेटिकली लेस एक्टिव या फिर इसे हम इनर्ट भी कह सकते हैं। आया दिमाग में? अब जैसे कि आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा भाई कि ऑटोसोम्स जो होते हैं वो होमोलोगस होते हैं, आपको मैंने बताया भी है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं इसी चैप्टर्स के अंदर। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होंगे। अच्छा यार, एक्स और वाई होमोलोगस कैसे हो सकते हैं ना, होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होंगे, लेकिन इनके पास होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रीजन होगा। ठीक है, कैसे देख लेते हैं।
क्या कहा मैंने, इनके पास क्या होगा, बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम क्या कंसिस्ट करते हैं भाई, कंसिस्ट होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रीजन। ठीक है, अब होमोलोगस तो आपको पता है भाई, होमोलोगस ऐसा रीजन जहां पर सेम होंगे, है ना। देख लेते क्या होता है होमोलोगस और नॉन होमोलोगस रीजन। सपोज दिस इज द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक डायग्राम में देख लेते हैं, दिस इज एक्स क्रोमोसोम और इसे ले लेते हैं हम लोग वाई क्रोमोसोम, क्योंकि वाई तो छोटा है हमने कहा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो जनरली ले लेते हैं कि जो हमारा जो नीचे का पार्ट होगा दिस इज अवर नॉन होमोलोगस, दिस इज वाई क्रोमोसोम। ये जो हिस्सा है ये हिस्सा क्या है, नॉन होमोलोगस है, ठीक है, नॉन होमोलोगस। एंड ये जो हिस्सा है ये क्या है भाई, ये हमारा होमोलोगस है। अब होता क्या है कि वाई क्रोमोसोम के पास जो नॉन होमोलोगस रीजन है वो कम है एज कंपेयर टू एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम है ज्यादा, इससे हम भी बड़ा कर सकते हैं, इसका काफी ज्यादा होता है, समझ आ रहा है आपको। दिस इज अवर नॉन होमोलोगस रीजन। तो एक्स क्रोमोसोम a larger non homologous region than the Y chromosome। तो Y के मुकाबले X क्रोमोसोम के पास जो नॉन होमोलोगस रीजन है वो बहुत ही ज्यादा है, और होमोलोगस तो दोनों के पास है। जो होमोलोगस होगा भाई, जितना Y के पास होगा लगभग उतना ही X के पास भी है, तभी तो होमोलोगस हुआ ना। और इस होमोलोगस मैंने आपको बताया था, होमोलोगस मतलब वो रीजन जहां पर जीन्स सेम होंगे। तो इसमें क्या होंगे, होमोलोगस रीजन कंटेन सेम जीन, है ना, इनके पास लगभग सेम जीन्स होंगे, है ना। लेकिन नॉन होमोलोगस रीजन्स के अंदर सेम जीन्स नहीं होंगे, तो क्या होंगे, डिफरेंट जीन्स होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, डिफरेंट जीन्स, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर होमोलोगस रीजन में क्या है कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होने का चांसेस होता है, लेकिन नॉन होमोलोगस रीजन के बीच में क्रॉसिंग ओवर होने का चांस ही नहीं होता है, दिमाग में। तो क्या होगा, द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम has more genes than Y chromosome, than non-homologous region of Y chromosome। समझ में आ रहा है। तो X के पास जितना भी जीन्स है नॉन होमोलोगस रीजन पे, वो Y के मुकाबले काफी ज्यादा होगा, ऐसा समझिए। और मैंने आपको बता दिया कि होमोलोगस रीजन कंटेन सेम जीन एंड नॉन होमोलोगस रीजन कंटेन डिफरेंट जीन। आया। अब द जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस region of X chromosome called as X-linked gene। ठीक है, ऐसे जीन जो नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम होंगे उन्हें हम एक्स लिंक्ड कहेंगे। एंड सिमिलरली जो जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई, इन्हें हम कहेंगे वाई लिंक्ड जीन। अच्छा, अभी लिंक्ड जीन क्यों कहा जा रहा है भाई, एक्स लिंक्ड क्यों कहा जा रहा है और वाई लिंक्ड क्यों कहा जा रहा है? इसका रीजन ये है कि ये नॉन होमोलोगस रीजन पे है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर तो कभी होना ही नहीं है।
अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होना है, इसका ये मतलब है कि जहां कहीं भी एक्स क्रोमोसोम जाएगा वहां पर ये जीन 100% जाएगा। कौन सा जीन? जो नॉन होमोलोगस रीजन पे प्रेजेंट है ना। और जो जीन वाई के नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट है, वाई जहां भी जाएगा वो आ जाएगा। तो हुए क्या भैया, ये जो जीन हो गए वो उस एक्स के ऊपर लिंक हो गए, जुड़ चुके हैं, और ये वाई पे जुड़ चुके हैं, ये अलग तो होंगे नहीं, इसीलिए लिंक बोल दिया गया है। तो जो भी जीन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स पे होगा उसे हम एक्स लिंक कहेंगे, और जो वाई पे होगा उसे हम वाई लिंक जीन कहेंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये थे हमारे सेक्स क्रोमोसोम। ओके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।